नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम शक्ति की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति की अवधारणा। शक्ति वो विशेषता या गुण है जिसे इसका धारक अन्य को अपने इच्छानुसार कार्य करने को बाध्य कर सकता है। ये विशेषता धारक को इस योग्य बनाती है कि वो दूसरों को लाभान्वित, उत्पीड़ित, आतंकित, पुरस्कृत या दंडित कर सके। लेकिन इस विशेषता को अच्छे व बुरे रूपों में देखा जा सकता है। यदि शक्ति को नियमों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए तो फिर उसका दुरुपयोग नहीं होगा। इस अच्छे रूप में इसे प्राधिकार कहते हैं। लेकिन यह विशेषता जब नग्न रूप धारण कर लेती है और स्वेच्छाचारिता बन जाती है तो उसकी वैधता जाती रहती है और इसी को अंधसत्ता भी कहते हैं। भारतीय राजनीति शास्त्र के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति को ही राज्य का मूल आधार स्वीकार किया है। मैकियावेली का सारा राजनीतिक चिंतन शक्ति की अवधारणा पर ही आधारित है। शासन को येन केन प्रकारेण शक्ति को एकत्रित करना चाहिए, उसे बनाए रखना तथा उसकी वृद्धि व विस्तार करना शासक का प्रमुख कर्तव्य है। हिटलर व मुसोलिनी जैसे शासकों ने शक्ति को राज्य के जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया है तथा युद्ध को पुरुषों के जीवन का प्रमुख तत्व शक्ति माना है। मार्गन्थाओं ने अपनी कृति राष्ट्रों के मध्य राजनीति में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति के खेल में शक्ति मूल तत्व है। कैटलिन के विचारों में राजनीति शक्ति का विज्ञान है। राजनीति हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं, सबके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। इन सब निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, अन्यथा ये निर्णय केवल किताबों में रह जाएंगे। शासन में शक्ति का वही स्थान है जो कि किसी गाड़ी में इंजन का है। शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा और खुशहाली कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सकता। शक्ति की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं मिलती है। शक्ति शब्द का प्रयोग जिन जिन संदर्भों में होता है उसके आधार पर उसके लक्षणों का विवरण दिया जा सकता है। साधारणतः लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसे कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है तब पहला व्यक्ति दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना। ये सब परिभाषाएं यह संकेत देती है कि जिसके पास शक्ति होती है वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की क्षमता रखता है। इस तरह शक्ति की चिर प्रचलित अवधारणा मुख्यतः दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति का संकेत देती है, परंतु समकालीन सामाजिक चिंतन के अंतर्गत शक्ति के दूसरे अर्थ अर्थात कुछ करने की शक्ति को मान्यता दी जाती है। इस अर्थ में शक्ति से अभिप्राय है अपनी इच्छा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित साधनों तक पहुंच। शक्ति और बल यानी कि पावर एंड फोर्स। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व है। बल का अर्थ है शास्त्रों की प्रयुक्ति या प्रतिबंधों की व्यवस्था, जिसमें कि
साधारण जुर्माने से लेकर प्राणदंड तक शामिल है। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव अथवा पूर्ण क्षमता है जो कि बल को संभव बनाती है। रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। बायस्टेड ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं: बल, प्रभाव तथा प्रभुत्व। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार से रहता है जैसे कि बादल में बिजली रहती है। जब बल अमर्यादित तथा लक्ष्यहीन होता है तब उसे दमन कहा जाता है। स्वीकृत, सीमित तथा नियंत्रित बल को शास्त्रीय कहा जाता है। इस प्रकार से शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से एक व्यापक तत्व है। शक्ति और प्रभाव यानी कि पावर एंड इन्फ्लुएंस। शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान है तो दूसरी ओर इनमें महत्वपूर्ण असमानताएं भी हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं और शक्ति तथा प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में किए जा सकते हैं। शक्ति एवं प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव के कारण, यह मालूम करना कठिन होता है। इसका निर्णय तो वास्तव में स्वयं वही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरों के लिए वर्धनकारी भी हो सकते हैं। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी इनमें महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। जैसे कि शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, जबकि प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास सदैव उसके अनुपालन के विषय में अनेक विकल्प मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार शक्ति प्राय शक्ति धारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है। उसका प्रयोग शक्ति धारक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध एवं प्रतिरोध के रहते हुए कर सकता है। प्रभाव संवादात्मक होता है और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है, अर्थात प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। शक्ति को अप्रजातंत्रात्मक माना जाता है। वह प्रतिशक्ति को आमंत्रित करती है तथा भय पर आधारित होती है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतः प्रजातंत्रात्मक माना जाता है। उसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। प्रभाव का प्रभाव विचारों की समानताओं और मूल्यों की समरूपता के कारण होता है। इसी प्रकार शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती है। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति के दुर्बल होते ही या प्रतिबंधों के अभाव में उसका अनुपालन नहीं किया जाएगा। प्रभाव की शक्ति असीम होती है और प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि प्रभावक और प्रभावित के बीच एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। सच्चे रूप में प्रभाव प्राप्त हो जाने पर शक्ति अनावश्यक हो जाती है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शक्ति की अवधारणा पर ही आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।